नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो अपना बजट आया हुआ है, आइए उसको देखते हैं कि उस बजट में आम आदमी के लिए क्या प्रोविज़न्स किए गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा बजट है कि जो आज तक नहीं आया है। तो बजट में ऐसा क्या है जो आम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या लोग इससे निराश हैं? क्या बजट में कुछ ऐसा है जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? क्या है आम आदमी के लिए, जो व्यक्ति मध्यम वर्ग का है, कौन-सी चीज़ें महँगी होंगी और उसके लिए क्या सस्ता होगा? किसानों को, मज़दूरों को, बिज़नेसमैन के लिए और स्टार्टअप के लिए क्या ख़ास है इस बजट में? आइए जानते हैं। ओवरऑल इस बार का बजट टैबलेट फॉर्म में आया हुआ है। यही सबसे बड़ी उसकी ख़ास बात है। टैबलेट फॉर्म में मतलब डिजिटल फॉर्म में। हर बार जो बजट होता था, वो पेपर्स के रूप में वित्त मंत्री उसको पढ़ा करते थे। लेकिन इस बार वो एक डिजिटल टैबलेट फॉर्म में है और बजट में कई बार डिजिटल बातें भी की गई हैं। चलिए देखते हैं, कोविड महामारी के दौर में लोगों के बिजनेस जब बंद हो गए और करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, इसका मतलब इकोनॉमी जब खस्ता हाल है, तो किस प्रकार का बजट होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को इकोनॉमी की मरम्मत के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। मतलब जनता तक ज़्यादा पैसा पहुंचाना होगा। मतलब एक्सपेंडिंग बढ़ेगी तो उसके लिए सेविंग्स भी बढ़नी होंगी। और सेविंग बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, आइए जानते हैं इस बजट में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। मतलब सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि जैसे इनकम टैक्स की दरें कम होंगी, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि पिछली बार ही सरकार ने टैक्स स्लैब को चेंज किया था और 5 लाख तक वालों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी थी। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि बार बार जो इनकम टैक्स की जो रेट होती हैं उनको चेंज नहीं करना चाहिए। बार बार रेट चेंज करने से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इसके लिए फिर लोगों को इससे दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए सरकार ने इस बार कोई चेंज नहीं किया है, ताकि आपको बार बार सीए के या चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर ना लगाने पड़े। 75 ईयर से जो प्लस के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इस बार वो रिटर्न जो इनके बैंक होते हैं, जो इनको पेंशन देते हैं, वो भरेंगे और वो टैक्स को पहले ही डिड्यूस कर देंगे या वहाँ से काट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स में इस बार एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल की एक्सपेंडिचर बजट है। सरकार यहाँ पर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारी इकोनॉमी को जो है ना फिस्कल इम्पल्स दिया जा सके। एक्सपेंडिचर बढ़ने से कई बार इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर सरकार सैलरी पर, सब्सिडी पर और पेंशन पर ज़्यादा खर्च करेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में इसका एक इफेक्ट इन्फ्लेशन के रूप में भी दिख सकता है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी। इसके लिए सरकार लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो पिछली बार से लगभग 35% ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों, एसेट का फॉर्मेशन करना या संपत्ति का निर्माण करना। जैसे रोड पर खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना, ऐसी जगहों पर खर्च करना ताकि सरकार को रिटर्न मिल सके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है। इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्च करती है, तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी पर, सब्सिडी पर या पेंशन पर अगर ज़्यादा खर्च करे, तो वहाँ पर खर्च करने से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। सरकार ने यहाँ पर एक प्रोविज़न किया है कि सरकार 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है।
जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो कार या बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस करती है वो वो जनरल इंश्योरेंस। 1972 में लगभग 107 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वहाँ पर 4 जनरल इंश्योरेंस की कंपनी बनाई थी। एक थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, दूसरी थी नेशनल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, तीसरी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड और एक थी फोर्थ जो बनाई गई थी वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर सरकार ने ये नहीं बताया कि उन 4 कंपनियों में से किस एक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। यहाँ पर सरकार ने ये नहीं बताया। सरकार इस बार LIC का भी IPO लेकर आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगी, मतलब इसके भी शेयर मार्केट में होंगे। तो इंश्योरेंस में सरकार ने एक खास बात की है जिस पर सरकार अभी तक मना कर रही थी। इस बार सरकार इंश्योरेंस में FDI को बढ़ा रही है और ये FDI 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी एक बजट में एक बड़ी खबर है कि जिस इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सरकार मना कर रही थी, अब सरकार ने उसको भी समय की ज़रूरत बताया है। सरकार ने एक नया सेस लगाया है या एक उपकर लगाया है। सेस टैक्स के ऊपर एक टैक्स होता है। मान लीजिए सरकार ने किसी भी चीज़ पर 4% टैक्स लगाया है तो उस 4% के ऊपर भी एक सेस लगा सकते हैं। ये सेस हमेशा किसी न किसी टारगेट को या किसी न किसी उद्देश्य को, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। ये जो सेस लगाया है जिसका यूज़ वो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेगी। यहाँ पर जो सरकार ने सेस लगाया है वो पेट्रोल पर 2.5 रुपीज़ और डीजल पर 4 रुपए लगाया है। इस सेस का उपयोग सरकार क्या करेगी कि आपको लग रहा होगा कि इससे डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन नहीं, सरकार ने इसके लिए मना किया है। सरकार का कहना है कि इससे डीजल और पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बल्कि सरकार वहाँ पर कुछ ड्यूटी में छूट देगी, जिससे वहाँ पर वो महंगाई नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। बाकी कुछ जगहों पर भी ये सेस लगेगा, जैसे कि आप खाने वाली चीज़ों पर भी लगेगा, जैसे एप्पल पर, सेब पर 35% लगेगा, काबुली चने पर 30% लगेगा, दाल पर 20% लगेगा, यूरिया पर 5% सेस लगाया जाएगा, सोयाबीन है, पाम ऑयल है, वहाँ पर 20% और कॉटन पर 5% लगा रहे हैं। कॉटन पर 5% सेस के साथ साथ 5% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी। अभी तक जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी उससे 5% और ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। चने पर भी, जो आप चना खाते हैं घर में, उस पर भी 50% सेस लगाया जा रहा है। मोबाइल और जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी को 2.5% इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इससे मोबाइल और जो मोबाइल पार्ट्स हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं ना, वो काफ़ी महंगे होंगे। AC, फ्रिज और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है और जो लगभग 15% की जा रही है। इसके अलावा जो सोलर पैनल होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो इन्वर्टर होते हैं, सोलर इन्वर्टर, तो सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल पर भी सरकार कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने जा रही है, जो लगभग 20% होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे सोलर पैनल और इन्वर्टर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का उद्देश्य समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि सरकार एक आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसकी जगह सरकार लोग भारत के बने हुए ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, इसलिए सरकार भारत या आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रही है। यहाँ पर सरकार का मानना है कि इस ड्यूटी को बढ़ाने से जो लोग बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे और वो इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के इससे कॉन्सेप्ट को बल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में कह रहे हैं कि भारत में कह सकते हैं कि एक अच्छे सोलर पैनल और बैटरी नहीं बनते हैं। तो जो लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर वगैरह नहीं मिलने से, अच्छी क्वालिटी के सोलर इन्वर्टर नहीं मिलने से, सोलर पैनल नहीं मिलने से लोग उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भारत के बने हुए जो सोलर पैनल है और जो सोलर बैटरीज हैं वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। खैर, हो सकता है सरकार इसके लिए कुछ अच्छे प्रोविजंस करे और बाहर की कंपनियां यहाँ आके प्रोडक्शन को करने लगी। सरकार ने लेदर के उत्पादों को भी महंगा किया, उस पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है जो बाहर से आते हैं।
इसके अलावा ये जब ये सब महंगा हो रहा है तो सस्ता क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है जैसे नायलॉन सस्ता हो रहा है, आयरन सस्ता हो रहा है, कॉपर, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जूते और भारत में बने हुए मोबाइल फ़ोन, ये सभी सस्ते होंगे। तो कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने का काम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आइटम भी सस्ते हो जाएंगे जिनका निर्माण भारत के अंदर किया जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स को सस्ता किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर सेक्टर में आम आदमी के लिए क्या है? सरकार का कहना है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर पर जो खर्च कर रही है सरकार, उसने उसको डबल कर दिया है। इसमें से 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के खर्च के लिए जारी किए और जो टोटल हेल्थ केयर का खर्चा है वो 2.2 लाख करोड़ रुपए का है और 35,000 करोड़ रुपए सरकार वैक्सीनेशन के लिए खर्च कर रही है। एक नई योजना भी लाई जा रही है कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसके लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया गया है ताकि अगले 6 वर्षों में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को डेवलप किया जा सके। जो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा सके ताकि सरकार को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ताकि सरकार उसको एक अच्छा सेक्टर बना सके ताकि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ना करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। सरकार का कहना है कि हेल्थ बजट में 137% इंक्रीज कहा गया है। इस पर अपोजिशन ने भी काफ़ी कुछ कहा है कि एक मिसलीडिंग फैक्ट है। जैसे पीएम आत्मनिर्भर का जो पैसा है वो 6 साल के लिए, ना केवल 1 साल के लिए। वैक्सीनेशन केवल इसी साल हो रहा है कोरोना के कारण। इसका मतलब यह नहीं है कि हेल्थ केयर पर जो खर्च बढ़ा है वो हर साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो पुराने वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं। बढ़ा तो है लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना कि लोग बता रहे हैं। अगर इसमें से जो आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य मिशन का पैसे को हटा दिया जाए और वैक्सीनेशन के पैसे को हटा दिया जाए तो रियलिटी में जो लास्ट ईयर 72,934 करोड़ था वो बढ़कर 79,602 करोड़ रुपए का हुआ है। तो इंक्रीज तो हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना सुनने में आ रहा है। खैर, किसानों ने किसानों के लिए सरकार ने क्या किया ये जानते हैं। सरकार ने कहा है कि किसानों का एमएसपी बना रहेगा जो कुल लागत का 1.5 गुना होगा, जो एक अच्छी बात है। मेरी राय है कि सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ मिले, जो आज़ादी के इतने साल बाद भी नहीं हो पाया है। क्योंकि एमएसपी तो सरकार काफ़ी समय से दे रही है लेकिन एमएसपी का लाभ सभी किसानों को नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक एमएसपी के लाभ पहुँचाने की कोशिश की जाए। अब बात करते हैं लेबर्स के लिए। लेबर्स के लिए इस बजट में ऐसा क्या है? लेबर्स के लिए बात करें तो बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने कहा है कि वो एक पोर्टल लॉन्च करेगी जिसमें सभी वर्कर्स की डिटेल्स होगी और ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इनकी कमाई फिक्स नहीं है, इन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, इन्हें इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सरकार इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रही है जिसकी मदद से इनको हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे मिलेंगे, हाउसिंग स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा और भी सरकारी बहुत सारी योजनाओं का लेबर्स को फ़ायदा मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, सुनने में लग रही है। एक और अच्छी खबर है इसके साथ कि वन नेशन वन रेशन कार्ड का भी उनका फ़ायदा मिलेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का भी फ़ायदा इन लेबर्स को इस स्कीम से जुड़ने से मिलेगा, इस पोर्टल पर आने से मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सरकार ने प्राइवेटाइजेशन में क्या किया है। कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो पीएसयू होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट होती हैं, इनको निजी कंपनियों को बेचा जाएगा। ऐसी यूनिट जिसमें सरकार की भागीदारी 50% से ज़्यादा होती है वो यूनिट पीएसयू कहलाती हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं या सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। अब इस बार सरकार बहुत सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है और ये प्राइवेटाइजेशन किसका होगा? जैसे भारत पेट्रोलियम का, एयर इंडिया का, एससीआई का, है ना, कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड का, आईडीबीआई का और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं सरकार जिनका निजीकरण करने का प्लान कर रही है। सरकार का या अधिकतर लोगों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करने से कंपनी की क्षमता बढ़ती है,
प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है कंपनी को और कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सस्ते में नहीं बेचना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, जिसको एक छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। चलिए इस टॉपिक को कभी किसी और दिन देखते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना भी बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से प्राइवेटाइजेशन का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार जो भी टारगेट लेके आ रही है, उस टारगेट को पूरा नहीं किया जा रहा है। किया नहीं जा रहा है, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग उन पीएसयू को खरीदना नहीं चाह रहे हैं सरकार जिनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ा रही है, जो 49% से बढ़कर 74% हो जाएगा। एक अच्छी बात है कि अब इंश्योरेंस के लिए बाहर से काफ़ी ज़्यादा फंड भी मिल सकता है, ताकि इन कंपनियों की स्थिति को सुधारा जा सके। बिजनेस और स्टार्टअप के लिए भी कई अच्छी खबरें हैं। जैसे जिस कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनका टैक्स ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट से कराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 5 से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे इस रेंज की कंपनियों को फ़ायदा होगा। अभी तक जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी या जो लघु उद्योग थे, उसमें 2 करोड़ टर्नओवर वाले ही लघु उद्योग आते थे। सरकार ने अब इसकी लिमिट बढ़ा दिया गया है और सरकार ने कहा है कि अब इसकी नई डेफिनेशन होगी। इसके तहत जो 20 करोड़ तक का टर्नओवर है, ऐसे उद्योगों को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या लघु उद्योग कहा जाएगा। इससे स्मॉल बिजनेस वाले कई लोगों को फ़ायदा मिलना तय है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। जो हॉस्पिटल और स्कूल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते थे, ऐसे हॉस्पिटल और स्कूल जो ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाते थे, अभी तक ये प्रोविज़न था कि उनको टैक्स नहीं भरना होता था और ये प्रोविज़न उनको 1 करोड़ तक के लिए था। 1 करोड़ की इनकम पे उनको टैक्स नहीं भरना होता था। अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो ऐसे हॉस्पिटल और स्कूल जो ट्रस्ट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, अगर उनकी इनकम 5 करोड़ रुपए तक है, तो उनको टैक्स नहीं भरना होगा। बात करते हैं अब स्टार्टअप में क्या सरकार ने किया है। स्टार्टअप को क्या छूट और फ़ायदे दिए गए हैं। स्टार्टअप को और छूट और फ़ायदे देने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलिडे क्लेम करने की सीमा बढ़ा दी गई है और इस सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। टैक्स हॉलिडे होता क्या है? टैक्स हॉलिडे में स्टार्टअप को कोई टैक्स नहीं देना होता है और ऐसे स्टार्टअप जब वो इनिशियल स्टेज में बिजनेस ग्रो करता है, तो सरकार ऐसे स्टार्टअप को बिजनेस को बढ़ाने के लिए टैक्स हॉलिडे का प्रोविजंस करती है और इस प्रोविजंस की वजह से ही स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई चला गया उस समय जब बजट की घोषणा हो रही थी। तो आपने देखा होगा उस समय स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी कंपनियों के जो स्टार्टअप थे, उनके शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोग उसकी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि स्टार्टअप को सरकार काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है। सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। हाइड्रोजन एक फ्यूचर का फ्यूल है जो रिन्यूएबल एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स साबित होगा फ्यूचर में और इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के लिए एलोकेट किया है। सरकार ने जो एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया है बजट में, वो है सी वीट पार्क। सी वीट पार्क को तमिलनाडु में बनाया जाएगा और जिससे सी वीट कल्टीवेशन को फायदा होगा। सी वीट को फूड के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फोडर या चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सी एनिमल्स की फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी सी वीट का इस्तेमाल होता है और ये हमारे सी के एसिडिफिकेशन को कम करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदा करता है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये समुद्र में जो हमारे जो ओशियन है उनमें CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है। अगर एक्सेस CO2 है तो उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल है और इसे ग्रीन प्लास्टिक बनाने में भी यूज किया जा सकता है, ऐसी प्लास्टिक जिसको रिसाइकिल किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो सरकार ने एक बहुत अच्छा चेंज लेके आ रही है। तो सी बीट पार्क एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। इसके अलावा सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से एक डीप सी ओशियन मिशन के लिए दिए हैं, जो अगले 5 साल के लिए बहुत उसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक बहुत अच्छी बात है ताकि ओशियन को एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ओशियन में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सरकार के लिए,
हमारे लोगों के लिए उसको खोजा जा सके। इसके अलावा जो सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, उस स्कीम का नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब पुरानी गाड़ियों को फेज आउट करने की एक योजना है। ऐसी बहुत सी पुरानी गाड़ियां हैं जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, और इसमें कहा गया है कि हर गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट करवाना होगा, जो हर 20 साल में प्राइवेट गाड़ियों के लिए होगा और हर 15 साल में कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए होगा। सरकार ने एक और बात बताई है कि लोगों को पुरानी गाड़ियों को रिसाइकिल करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, ताकि लोग नई गाड़ी खरीदते समय उस पुरानी गाड़ी का इंसेंटिव ले सकें। इस वजह से ऑटो कंपनीज के शेयर भी बजट के समय काफ़ी ऊपर चले गए थे, कि लोगों को लगा या पुरानी गाड़ियों को फेज आउट किया जाएगा तो इससे कंपनियों की स्थिति काफ़ी सुधरेगी। तो इस वजह से ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इस बजट में कि काफ़ी सारी चीज़ें जो सरकार ने की हैं, जैसे सरकार आईपीओ लेके आ रही है इस समय, उसका क्या बोलते हैं, एलआईसी का। तो ये भी अच्छा एक वेलकम मूव है कि एलआईसी को अब शेयर मार्केट में भी लाया जा रहा है। तो सरकार ने अगर देखा जाए तो इस बजट में खास बात ये रही है कि सरकार ने पॉपुलिज्म को अवॉइड किया। ऐसी चीज़ें हैं कि टैक्स को कम करो, चीज़ों को सस्ती करो या महंगी करो, वो चीज़ जो पुराने समय से चली आ रही उसको क्या है उन्होंने अवॉइड किया है और ग्रोथ पर फोकस किया है। टैक्स रिलीफ नहीं किया है। पॉपुलिज्म का मतलब होता है ऐसे प्रोविजंस जो हमेशा चलन में होते हैं, जैसे सरकार ने टैक्स में रिलीफ नहीं दिया है। लास्ट ईयर इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया था और इनकम टैक्स पर छूट दी गई थी, इसलिए इस बार कोई छूट नहीं दी गई। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सरकार सेटअप करना चाहती है इस बजट में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब, ताकि बैंक के जो बैड लोन हैं, जो खराब एसेट हैं, जो उन्होंने लोन के रूप में लोगों को बांटे, उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो सरकार क्या करेगी, इस कंपनी को बैंक अपने वो बैड लोन होंगे वो बेच देंगे और ये कंपनी बैंक को बदले में कुछ अमाउंट देगी। इससे बैंक को कुछ फ़ायदा तो होगा ही, कि उनका पूरा पैसा डूब रहा था। मान लीजिए किसी बैंक के एसेट ऐसे 100 करोड़ रुपए के हैं जो बैड लोन में कन्वर्ट हो गए, तो वो बैंक क्या करेगा, वो 100 करोड़ रुपए का एसेट, वो बैड लोन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देगा। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी उस 100 करोड़ के बदले में 60 करोड़ रुपए या 70 करोड़ रुपए उस बैंक को दे देगी, और ये कंपनी उस बैड लोन्स को निकालने का काम करेगी, रिकवर करने का काम करेगी। सरकार ने एक अच्छी चीज़ बात की है कि DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रही है, कि 20,000 करोड़ रुपए से एक इसकी स्थापना करी जाएगी, ताकि लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड किया जा सके। और अगले 3 सालों में इस बैंक का पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI। दरअसल DFI की बात 2018 के बजट में भी की गई थी, लेकिन उस समय वो सेटअप नहीं हो पाया था, जिसको सरकार इस साल सेटअप करना चाहती है। एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा सरकारी एसेट का, जैसे वेयर हाउसेस हैं, रेलवे की खाली पड़ी हुई ज़मीन है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इससे सरकार क्या करेगी, इनको किराए पर देकर इनसे कुछ पैसे जनरेट करेगी। तो इसे कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। ऐसी संपत्ति जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उससे पैसा निकालना या उससे पैसा कमाना। सरकार ने जो फिस्कल डिपॉजिट को 9.5% से कम करके 6.8% तक लाना चाहती है, और सरकार इसको 2025-26 तक 4.5% लाने का उद्देश्य बना रही है, जो कि एक अच्छा और वेलकम मूव लगता है। देखते हैं सरकार इस अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल होती है। दोस्तों, इस वीडियो को फाइनेंस किया था कौटिल्य IAS ने, जो कि IAS PCS के लिए एक बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये कानपुर में स्थित है। तो कौटिल्य IAS कानपुर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूट IAS PCS की तैयारी करवा रहा है। अगर आप IAS PCS की तैयारी कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उस इंस्टीट्यूट की तरफ मूव कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।